कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पाठ 5 भारत के क्रांतिवीर। आज हम इस पाठ में भारत के वीरों के बारे में जानेंगे जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति में अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। अर्थात हमारे देश की स्वराज्य संघर्ष की लंबी यात्रा में अनेक शहीद हुए हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद देश में अंग्रेज सरकार के सामने व्यक्तिगत रूप से या संगठन बनाकर शस्त्र उठाने वाले वीर एवं वीरताओं की गाथाएं या फिर कहानियों को आज हम याद करेंगे। जिन युवकों ने वीरतापूर्वक हमारे देश के इतिहास में क्रांतिकारी रूप से पहचाना जाता है, उनकी प्रवृत्तियों को क्रांति प्रवृत्ति माना जाता है। इन प्रवृत्तियों में शिक्षित अशिक्षित राजघराने के लोग और सामान्य लोगों ने भाग लिया था। भारत के सभी भागों में कम या अधिक प्रमाण में क्रांतिकारी प्रवृत्ति जल्दी या देर से शुरू हुई थी। क्रांति की प्रेरणा और क्रांतिकारी प्रवृत्तियों के प्रथम शहीद वासुदेव बलवंत फड़के थे। आज हम जानेंगे कि किन किन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से औपचारिक और अनौपचारिक रूप से अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी और सबसे पहले शहीद होने वाले कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के। अंग्रेज सरकार के खिलाफ शिक्षित लोगों ने, अशिक्षित लोगों ने, राजघरानों ने, सामान्य लोग, मतलब कि पूरे भारत के सभी वर्ग के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया था। और भारत में कहीं ये बगावत बहुत जल्दी शुरू हो गई तो कहीं ये बगावत बहुत धीरे या कम समय में शुरू हुई या फिर उनको बगावत करने में थोड़ा समय लगा। तो आज हम पाठ में जानेंगे कि किस किस शहीद ने या किस किस युवक ने अपना बलिदान किस प्रकार दिया और कैसे अंग्रेज़ों सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्ति की सर्वप्रथम शुरुआत करने वाले वासुदेव बलवंत फड़के थे। वे पूना में नौकरी करते थे। अंग्रेजी सरकार के अन्याय त्रास से उबकर वासुदेव बलवंत फड़के ने नौकरी छोड़ दिया। देश को गुलामी से मुक्त न करा दूँ तब तक मस्तक पर चंदन न लगाने की तथा बाल न कटवाने की प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं भारत को गुलामी से आज़ाद ना करवा दूँ तब तक ना तो मैं माथे पे चंदन का टीका लगाऊंगा और ना ही अपने बाल कटवाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी। वासुदेव बलवंत फड़के ने अंग्रेज सरकार के सामने देशव्यापी सशस्त्र संगठन की गुप्त योजना बनाई। फिर अंग्रेज सरकार ने वासुदेव बलवंत फड़के के लिए 4000 रुपये का इनाम रखा। यानी कि उनकी ये संगठन जो उन्होंने गुप्त योजना बनाई वो इतना प्रभावशाली रहा कि अंग्रेज सरकार को बलवंत फड़के के खिलाफ 4000 बलवंत फड़के को पकड़वाने के लिए 4000 का इनाम रखना पड़ा ताकि वो कहीं पर भी दिखे तो लोग 4000 के लालच के बदले बलवंत फड़के को अंग्रेज सरकार के खिलाफ अंग्रेज सरकार को दे दे। वासुदेव बलवंत फड़के अंग्रेज थानों पर हमला करने, सरकारी खजानों को लूटने, बंदूक चलाने का प्रशिक्षण देते थे। अंग्रेज सरकार वासुदेव बलवंत फड़के की क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को चौंक उठे। उनको किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करने का आदेश था।
वो क्या क्या करते थे? सबसे पहले तो जैसे कि आज के पुलिस थाने हैं, पुलिस स्टेशन है, वैसे ही उस टाइम पर अंग्रेज़ों के थाने थे। तो सबसे पहले उन पर हमला करना, जो भी अंग्रेज़ सरकार का खजाना है उसको लूट लेना और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण आम जनता को देना, ताकि वह अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर सके। अब इन सब चीज़ों से अंग्रेज़ सरकार बहुत चौकन्ना रह गई, हक्का बक्का रह गई, या फिर कहे कि बलवंत फड़के से बहुत ही घबरा गई। तो किसी न किसी भी हालत में अंग्रेज़ सरकार, किसी भी कीमत पर अंग्रेज़ सरकार को बलवंत फड़के चाहिए था। यह सब बलवंत फड़के ने अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ किया था। अब हम जानेंगे कि बलवंत राय फड़के की मृत्यु किस प्रकार हुई। तब वह हैदराबाद ज़िले के एक गांव में से रात को 3 बजे निद्रा अवस्था में वासुदेव बलवंत फड़के को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? गिरफ्तार तो कर लिया अंग्रेज़ सरकार ने, लेकिन बलवंत राय फड़के जो है जेल की दीवार कूद कर भाग गए। 25 किलोमीटर दौड़ने के बाद जो बलवंत है वो पकड़े गए। फिर बलवंत पकड़े गए तो वापस से उनको जेल में डाल दिया। अब जेल में डालने के बाद अंग्रेज़ सरकार ने उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए। इन अत्याचारों के बाद उनकी फरवरी 1883 में एडन जेल में उनकी मृत्यु हो गई। ये हमने जाना कि बलवंत फड़के ने किस प्रकार अपना स्वतंत्र प्राप्ति में अपना योगदान दिया। अब हम जानेंगे वीर सावरकर के बारे में। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 के दिन महाराष्ट्र के नासिक जिले के गांव भांगुर में हुआ था। जो वीर सावरकर है वो बचपन से ही क्रांतिकारी विचारधाराओं के थे, यानी कि उनको बचपन से ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे, खिलाफ थे, या फिर कहो कि भारत को स्वतंत्र करवाने के उनकी विचारधारा बचपन से ही थी। इन्होंने मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की थी, जो बाद में अभिनव भारती नामक से प्रसिद्ध हुई। इस संस्था का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत में से अंग्रेज शासन का अंत करना। वीर सावरकर ने भारत में विदेशी कपड़े की सर्वप्रथम होली जलाई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा की संस्था में से शिष्यवृत्ति प्राप्त करके उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए। उन्होंने एक संस्था चलाई थी, मित्र मेला। अभी जो मित्र मेला संस्था उन्होंने चलाई थी, तो बाद में वो किस नाम से प्रसिद्ध हुई? अभिनव भारती। उसके बाद उन्होंने अंग्रेज सरकार का अंत करने के लिए, अंग्रेजी शासन का अंत करने के लिए सशस्त्र क्रांति उठाई थी। अब उन्होंने क्या किया? अंग्रेजी कपड़े, जितने भी आप विदेशी कपड़े उस ज़माने में थे, इस ज़माने में तो जीन्स हो गया, शर्ट हो गया, पैंट हो गया, तो ये सब क्या थे? अंग्रेजी कपड़े थे। तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया? इन अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाई थी। एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जाए कि सर्वप्रथम विदेशी कपड़ों की होली किसने जलाई थी, तो क्या नाम आएगा? वीर सावरकर ने जलाई थी। फिर उन्होंने होली जलाने के बाद उन्होंने शिष्यवृत्ति प्राप्त करके कहाँ चले गए? उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह लंदन चले। अब वीर सावरकर ने 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि प्रकाशित होने से पहले ही उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो यह विश्व की प्रथम पुस्तक थी जिसको प्रकाशित होने से पहले ही, जिस पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। यह कौन सी पुस्तक थी?
भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अंग्रेज अफसर की हत्या में प्रयोग की गई पिस्तौल के अपराध में उन पर अदालत में केस चलाया गया। आजीवन कालापानी की सज़ा होने से इन्हें अंडमान जेल में भेज दिया गया। फिर तबीयत खराब होने से भारत में इन्हें नज़रकैद रखा गया। 26 फरवरी 1966 में वीर सावरकर की मृत्यु हो गई। अब हम पढ़ेंगे खुदीराम बोस के बारे में। खुदीराम बोस का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के मोहबनी गांव में 13 दिसंबर 1990 के दिन हुआ था। बचपन में ही अपने माता पिता की छत्र छाया खो दी, यानी कि वह बचपन से ही क्या थे, अनाथ थे। सत्येन बाबू नामक शिक्षक ने इन्हें क्रांति पथ की दीक्षा दी, यानी कि बचपन से ही उनको क्या कर दिया, क्रांति की राह में उनके क्रांति की राह में वह चलते गए बचपन से ही। खुदीराम ने असहयोग आंदोलन में भाग लेकर विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। खुदीराम गंगा के पानी में डुबकी लगाकर नमक लेकर गुजरने वाली नावों को डुबा देते थे। वह क्या करते थे कि अंग्रेजी सरकार का जितना भी नमक जो समुद्र के मार्ग से जाता था या फिर पानी के मार्ग से जाता था, तो वह क्या करते थे, समुद्र पानी में डुबकी लगाते थे और जितना भी जहाज़ों से नावों से नमक जा रहा है उनको क्या कर देते, नमक डुबा देते, यानी कि वह नाव को डुबा देते थे। इस तरह नमक के अन्यायी कानून को भंग करते थे, यानी कि जो भी अंग्रेज सरकार ने नमक कानून लगाया था उसको वह पूरा ही भंग कर देते थे। अब 30 अप्रैल 1908 के दिन न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को जान से मारने के लिए खुदीराम और प्रफुल्ल चौकी ने न्यायाधीश की घोड़ा गाड़ी पर बम फेंका और गाड़ी में बैठे हुए वकील कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बच गया। प्रफुल्ल चौकी को जब पुलिस ने घेर लिया तब इन्होंने रिवॉल्वर से आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम को फांसी दे दी गई। अब हम अगले क्रांतिकारी के बारे में जानें तो खुदीराम बोस के बाद अगले क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म ईस्वी सन 1897 में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुरा रहने वाले थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुरा में हुआ था। देश में असहयोग आंदोलन, गांधी जी का एक आंदोलन था असहयोग आंदोलन। इसमें जितनी भी विदेशी वस्तुएं थी उनका क्या करना था, बहिष्कार करना था और उनको जलाना था या फिर किसी न किसी रूप से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। तो इस असहयोग आंदोलन में खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे। तो विदेशी कपड़ों की होली में राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे। अब इन्होंने क्या किया, काकोरी ट्रेन एक काकोरी ट्रेन है उसको लूटने के लिए, सफलता पूर्वक लूटने के लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें फांसी की सज़ा हुई थी। बिस्मिल द्वारा लिखा गया साहित्य जब प्रकाशित हुआ, उन्होंने एक साहित्य लिखा था, जब वह प्रकाशित हुआ उनके द्वारा लिखी गई कविताओं
ने राष्ट्रीय चेतना और जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका। अब हम पढ़ेंगे अशफाक उल्लाह खां के बारे में। अशफाक उल्लाह खां ने हिंदू मुस्लिम एकता का एक अनोखा उदाहरण दिया था। यह राम प्रसाद बिस्मिल के बचपन के दोस्त थे। यह खेल कूद के शौकीन थे। घुड़सवारी और बंदूक चलाने में यह काफ़ी निपुण थे। शाहजहाँपुरा में आर्य समाज के मंदिर पर हुए हमले को इन्होंने रोका था। काकोरी ट्रेन लूट योजना में इन्होंने भाग लिया था और जब अंग्रेज सरकार को यह पता चला तो अशफाक को जेल में ही फांसी दे दी गई। अशफाक उल्लाह खां की कुछ पंक्तियाँ हैं। कुछ आरजू नहीं है आरजू तो यह रख दे कोई ज़रा सी खाके वतन कफन में। अब हम पढ़ेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 के दिन मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भावरा नामक गांव में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का मूल नाम था, यानी कि जो बचपन से ही उनका नाम था वो था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। यह तो उनका बचपन से यही नाम था, लेकिन बाद में इनको किस नाम से जाना गया? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी में हुई। यह बचपन से ही देशभक्ति के रंग में रंगे हुए थे, यानी कि यह भी बचपन से ही इनके मन में क्रांतिकारी विचारधाराएं थी। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेजी पुलिस के हाथों पकड़े गए। तब तक उनकी उम्र बहुत ही कम थी। जब यह अंग्रेजी पुलिस से पकड़े गए तब इनकी उम्र बहुत ही कम थी। इनके हाथों में हथकड़ी भी बेड़ी पड़ी हुई थी। अदालत में इनसे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो इन्होंने कहा आज़ाद। पिता का नाम स्वाधीन था और माता और अपना घर जेल खाना बताया। उनके बाद से इन्हें आज़ाद के रूप में पहचाना गया। अब जो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां ने काकोरी ट्रेन लूट की जो घटना हुई थी उसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या लिया था? भाग लिया था। देश में से 40 क्रांतिकारी पकड़े गए। उस लूट में क्या हुआ कि कम से कम पूरे देश से 40 क्रांतिकारी पकड़े गए थे। लेकिन पकड़े गए, लेकिन उसमें से जो आज़ाद थे वह क्या निकले? भाग निकले। इन्हें पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा हुई थी। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि 4000 रुपये की घोषणा की गई थी। किसको पकड़ने के लिए? वासुदेव बलवंत फड़के को पकड़ने के लिए जैसे इनामी घोषणा 4000 रखी गई थी, वैसे ही अंग्रेज़ सरकार ने आज़ाद को भी पकड़ने के लिए इनामी घोषणा की गई थी। अब है आज़ाद की प्रतिज्ञा। जैसे बलवंत फड़के की प्रतिज्ञा थी कि मैं जब तक भारत को आज़ाद नहीं करा देता माथे पे चंदन का टीका और अपने बाल नहीं काटूंगा, वैसे ही आज़ाद की प्रतिज्ञा थी कि मैं जीते जी अंग्रेज़ सरकार के द्वारा गिरफ्तार नहीं होऊंगा। क्या थी? कि मैं जीते जी अंग्रेज़ सरकार के द्वारा गिरफ्तार नहीं होगा। अब इसके बाद क्या हुआ? प्रतिज्ञा लेने के बाद ईस्वी सन 1931 की 27 फरवरी के दिन आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड बाग में बैठे हुए थे। तब अचानक अंग्रेज पुलिस से वह घिर गए, यानी कि अंग्रेज़ सरकार को पता चला कि आज़ाद वहाँ है, तो अंग्रेज़ सरकार गई और अंग्रेज़ पुलिस ने आज़ाद को चारों तरफ से क्या कर लिया? घेर लिया गया। आज़ाद अकेले आधे घंटे तक
पुलिस टुकड़ी के साथ संघर्ष करते रहे, यानी कि दोनों के बीच में लड़ाई या मुठभेड़ कहो, गोलीबारी चलती रही और अंत में अपनी ही पिस्तौल से उन्होंने अपनी पिस्तौल से अपने आप को मार दिया गया। तो काफिरों को अपनी ही पिस्तौल से वो क्या हो गए, शहीद हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद से अंग्रेज पुलिस इतनी भयभीत थी, यानी कि उस आधे घंटे की मुठभेड़ में कहो या संघर्ष में कहो, तो अंग्रेज पुलिस जो थी वो इतनी भयभीत हो गई थी कि 2-3 गोली चलाकर विश्वास करा कि हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद। विश्वास के बाद वह चंद्रशेखर आज़ाद के पास गए, यानी कि उन्होंने सबसे पहले उनके पास जाने के पहले सबसे पहले तो गोलियां चलाई। तो जब आज़ाद की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तब जाकर अंग्रेज सरकार को विश्वास हुआ कि हाँ, सच में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो गई। 9 अगस्त 1925 के दिन सरकारी खजाना रेलवे द्वारा सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था। तब क्रांतिकारियों के द्वारा वह खजाना काकोरी रेलवे स्टेशन पर लूट लिया गया। उसका मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी प्रवृत्ति और हथियार के लिए धन प्राप्त करना था। अब हम आगे पढ़ेंगे भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत जगहों पर देखा होगा, पढ़ा होगा, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। अगर आप टीवी पर उनकी फिल्में देखते हो तो भी आपको भगत सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब के लायनपुर ज़िले के बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 के दिन हुआ था। असहयोग आंदोलन के समय वे विदेशी कपड़ों की होली करने के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। अब असहयोग आंदोलन में आप यहाँ देख रहे होंगे कि असहयोग आंदोलन आ रहा है। तो असहयोग आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? वीर सावरकर दास से हुआ था। आप आगे चैप्टर में देख सकते हो कि वीर सावरकर दास से हुआ था। वीर सावरकर के बाद खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां और इसके बाद भगत सिंह भी असहयोग आंदोलन में सम्मिलित थे। इन्होंने भी विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। लाहौर नेशनल कॉलेज में पढ़ने गए तब सुखदेव, भगवती चरण और यशपाल से उनका परिचय हुआ था। यानी कि यह सब इनके क्या बन गए थे? बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। उनके क्रांतिकारी विचारों को समर्थन प्राप्त हुआ और 1928 में 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। बम फेंकने जैसे कि अभी हम देखते हैं कि भारत सरकार की संसद चल रही होती है। संसद पता है, जब अगर हम टीवी पर देखें तो संसद चलती है, उसी प्रकार उस समय अंग्रेज सरकार की भी क्या थी? असेंबली बैठी हुई थी। एक मान लो संसद ही बैठा हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, यह तीनों दोस्तों ने क्या किया कि वहाँ पर क्या फेंक दिए? बम फेंक दिए। अब वहाँ पर बम फेंकने का उद्देश्य क्या था? कि भरी हो गई अंग्रेजी सरकार को जगाने का यह उद्देश्य था। यदि वे चाहते तो बम फेंककर भाग सकते थे, परंतु उसी स्थान पर खड़े रहकर उन्होंने ज़ोर ज़ोर से क्या कर दिया? नारे लगाने शुरू कर दिए। वह नारे क्या थे? इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूर एक हो।
क्रांति का संदेश देने वाली पत्रिका फेंककर हवा में गोली चलाकर शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण उन्होंने कर दिया। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए अंग्रेज अधिकार सोल्जर्स की हत्या भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने कर दी थी और उनके ऊपर केस चलाया गया। केस के निर्णय में तीनों मित्रों को क्या दे दी गई? फांसी की सज़ा दे दी गई। 23 मार्च 1931 के दिन इन्हें फांसी की इन्होंने क्या किया? इनको फांसी पूर्ण रूप से दे दी गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा विदेश में क्रांतिकारी प्रवृत्तियों की शुरुआत करने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म ईस्वी सन 1857 की 4 अक्टूबर को कच्छ के मांडवी गांव में हुआ था। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्नातक हुए थे। इन्होंने भारत में स्वराज्य प्राप्त करने के उद्देश्य से लंदन में 1905 की 18 फरवरी को इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। स्थापना का कार्यकाल इंडिया हाउस के नाम का मकान रखा गया था। इस संस्था के प्रचार के लिए इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजी नामक पत्रिका शुरू की गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारी प्रवृत्ति चलाने में विनायक सावरकर, हरदयाल, मदनलाल ठीकरा, सरदार सिंह राणा तथा मैडम कामा जैसे क्रांतिकारियों का साथ प्राप्त हुआ था। इन्होंने भारतीयों के लिए शिष्यवृत्ति की व्यवस्था की थी। सन 1909 में लंदन में ट्राफालगर स्क्वायर के पास भरे बाजार में मदनलाल ठीकरा ने विलियम वाइली को गोलियों से भून डाला और उनकी हत्या कर दी, जिसके कारण ठीकरा को फांसी हो गई। लंदन में रहना सुरक्षित न लगने के कारण श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस चले गए। थोड़े समय के बाद पेरिस से स्विट्ज़रलैंड गए। ईस्वी सन 1930 में उनकी मृत्यु हुई। उनकी पत्नी भानुमति की मृत्यु सन 1933 में हुई। महान देशभक्त श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनकी पत्नी भानुमति की अस्थियां 4 सितंबर 2003 के दिन भारत में लाकर उनके गांव मांडवी, कच्छ में बड़े सम्मानपूर्वक स्थापित किया गया। उनकी अस्थियों की गुजरात में वीरांजलि यात्रा निकाली गई। अब हम पढ़ेंगे मैडम कामा के बारे में। मैडम कामा का जन्म, मैडम कामा कौन थी? जिसने श्यामजी कृष्ण वर्मा का साथ दिया था। मैडम कामा का जन्म 24 अक्टूबर 1861 के दिन मुंबई में हुआ था। ईस्वी सन 1902 से 1907 तक मैडम कामा इंग्लैंड में रही। ईस्वी सन 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। मैडम कामा उसमें सक्रिय कार्यकर्ता बन गई। वे 1907 में जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड शहर में आयोजित दूसरी अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद में उपस्थित रही थी। इस परिषद में इन्होंने वंदे मातरम मंत्र अंकित हुए भारत के तिरंगे झंडे को सबसे पहले साहसपूर्वक लहराया था मैडम कामा ने। आज हमने इस पाठ में जाना कि किस प्रकार क्रांतिकारियों ने अपना योगदान भारत को स्वतंत्र करवाने में दिया। आपका पाठ यहीं समाप्त होता